हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 29 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर को डिस्कस करते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि पीपीपी के पेपर के अंदर आपके कम से कम 50 मार्क्स आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। इस कोर्स की हेल्प से आपको हमारे मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस जो है वो मिल जाता है। इस कोर्स के अंदर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स के अंदर आप सिर्फ ₹1 से एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स के हेल्प से आप सारा का सारा जो जेईबी का सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। हमारा जो कंटेंट है उसका क्या लेवल है वो देख सकते हो। और इससे आपको हेल्प मिलेगी ये डिसाइड करने में कि आपको हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल करना है या फिर नहीं करना है। तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो सबसे पहले हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है राम। ठीक है, राम ने एबीसी बैंक से 10 लाख रुपए का होम लोन लिया है। ठीक है, राम की जो ईएमआई है वो हर महीने की 10 तारीख को जो है वो जाती है। ओके, तो मान लीजिए जो राम है उसने 5 महीनों तक अच्छे तरीके से ईएमआई भरी। जैसे ही छठा महीना आया, जून का महीना आया, ठीक है, यानी कि 10 जून आई, तो राम ने जो ईएमआई है वो नहीं भरी। ठीक है, राम ने यहाँ पर जो है वो डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो बैंक ने बोला राम को कि भाई अपने ईएमआई पे कीजिए। ठीक है, पर राम बात ही नहीं सुन रहा और करते करते 91 डेज जो है वो गुजर गए, यानी 90 दिन से ज्यादा दिन जो है वो हो गए। ठीक है, तो अब ये जो एसेट है, ये जो लोन है वो एक एनपीए बन चुकी है। क्यों एनपीए बन गई? सबसे पहले तो देखो, इस लोन से बैंक को कोई भी इंटरेस्ट इनकम जो है वो रिसीव नहीं हो रही है। ठीक है, और जब कोई लोन इंटरेस्ट इनकम जनरेट करना बंद कर देता है डिफॉल्ट की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, तो वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो एक एसेट नॉन परफॉर्मिंग कब बनती है? जब वो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना जो है वो बंद कर देती है। ठीक है, डिफरेंट लोन के केस में डिफरेंट रूल्स हैं, पर एक जनरल रूल है मोर देन 90 डेज। अगर यहाँ पे जो पेमेंट है वो 90 डेज से ज्यादा के लिए ओवरड्यू रह जाती है तो वो एनपीए बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टर्म लोन की तो इसका रूल बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पर इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल की जो इंस्टॉलमेंट है वो 90 डेज से ज्यादा के लिए ओवरड्यू हो जाती है, ठीक है, तो एनपीए बन जाती है ये लोन। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट की फैसिलिटी ली हुई है, ठीक है, तो अगर ये जो अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं और लगातार 90 डेज से ज्यादा के लिए आउट ऑफ ऑर्डर रहते हैं तो ये एनपीए बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि बैंक ने कोई बिल यहाँ पर परचेज किया है अपने कस्टमर से या फिर डिस्काउंट किया है, उसकी ड्यू डेट आ चुकी है। ठीक है, मान लीजिए कि 15 जून को इसकी पेमेंट होनी थी पर पेमेंट नहीं हुई और करते करते 91 डेज जो है वो हो गए, यानी कि 90 दिन से ज्यादा दिन हो गए, तो ये एनपीए बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई क्रॉप लोन है, यानी कि फार्मर को फसल उगाने के लिए लोन दिया गया है, तो अगर देखो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ठीक है, तो उस केस में अगर 2 क्रॉप सीजन निकल जाते हैं और पेमेंट नहीं होती है लोन की, ठीक है, तो वो एनपीए बन जाएगा। अगर यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो एक क्रॉप सीजन, कि एक क्रॉप सीजन निकल गया, मतलब कि ड्यू डेट आ गई, उसके बाद एक क्रॉप सीजन निकल गया, अभी तक यहाँ पर ईएमआई वगैरह पे नहीं की गई है, तो वो एनपीए बन जाएगी। अगर मान लीजिए कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन के अंदर बैंक ने अपने कस्टमर को कोई लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ठीक है, और जो पेमेंट है ना, वो 90 डेज से ज्यादा के लिए आउटस्टैंडिंग रह जाती है, तो वो एनपीए बन जाएगी। अगर कोई यहाँ पर डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन है, ठीक है, और इस ट्रांजेक्शन के अंदर बैंक को कोई अमाउंट रिसीव होनी है, ठीक है, ड्यू डेट आ चुकी है पर यहाँ पर पेमेंट बैंक को रिसीव नहीं हुई
और करते करते 90 डेज से ज्यादा दिन हो गए, 91 डेज हो गए, ठीक है, तो वो एनपीए बन जाएगा। तो ये यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन सी एसेट परफॉर्मिंग एसेट है और कौन सी एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है। अब देखो ये जो कैश क्रेडिट वाला हमने टॉपिक देखा था, ये वाला देखिए, यहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर वर्ड लिखा हुआ है। तो आउट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो देखो, अगर अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है, ठीक है, और इनका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका जो सैंक्शन लिमिट है 50,000 रुपए है, ठीक है, पर कैश क्रेडिट अकाउंट से आपने 60,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हो गया। अगर ये सिचुएशन लगातार 90 डेज तक बनी रहती है तो आपका जो अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से कम है ना, ड्रॉइंग पावर से कम है, पर आप 90 डेज तक लगातार कोई भी पैसा क्रेडिट नहीं करते हो अकाउंट के अंदर, तो भी आपका अकाउंट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। जैसे अगर यहां पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 40,000 रुपए होता, अगर 90 डेज तक आप कोई पैसा क्रेडिट नहीं करोगे, डिपॉजिट नहीं करोगे, तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट से कम है और आपने पैसा क्रेडिट भी करवाया, पर इतना कम पैसा आपने क्रेडिट करवाया, डिपॉजिट करवाया कि वो उस टाइम पीरियड का 90 डेज का इंटरेस्ट तक कवर नहीं कर पाया है, और ये सिचुएशन 90 डेज तक अगर चलती है तो आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 90 डेज का जो इंटरेस्ट बना है वो बना है 10,000 रुपए, आपने पैसा जो है सिर्फ 5,000 रुपए क्रेडिट करवाया और ये सिचुएशन लगातार 90 डेज तक चलती है, तो ये आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे एनपीए क्लासिफिकेशन की। देखो, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ना, इसको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। मेनली यहां पर तीन कैटेगरी है। पहला है सबस्टैंडर्ड एसेट, दूसरा है डाउटफुल एसेट, तीसरा है लॉस एसेट। सबसे पहले हम बात करेंगे सबस्टैंडर्ड एसेट की। देखो, अगर कोई एसेट एनपीए बन जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में आ जाती है। बेसिकली देखो, अगर कोई एसेट एनपीए बन गई है और वो 12 महीने या फिर 12 महीनों से कम के लिए एनपीए रहती है, तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में आती है। जैसे मान लीजिए एक एसेट था, वो एनपीए बन गया, 10 महीनों तक वो एनपीए रहा है, ठीक है, अभी सिर्फ 10 महीने हुए हैं, तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है डाउटफुल एसेट। अगर कोई एसेट एनपीए बन जाती है और वो 12 महीनों से ज्यादा के लिए एनपीए रह जाती है, तो वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे मान लीजिए ये जो एनपीए है वो आगे बढ़ते बढ़ते 13 महीनों के लिए एनपीए रह जाती है, तो वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में आ जाएगी। उसके बाद डाउटफुल एसेट की भी तीन कैटेगरीज है। डाउटफुल वन कैटेगरी, देखो, अगर कोई एसेट डाउटफुल कैटेगरी के अंदर अप टू 1 ईयर तक रहती है, 1 साल से कम के लिए रहती है, तो वो D1 है। अगर 1 से लेकर 3 साल तक रहती है, D2 है। अगर 3 साल से ज्यादा के लिए रहती है डाउटफुल कैटेगरी के अंदर, तो वो D3 बन जाती है। उसके बाद है लॉस एसेट। देखो, लॉस एसेट ऐसी एसेट है जिसको बैंक ने या फिर आरबीआई ने या फिर इंटरनल ऑडिट टीम ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई अब इसको रिकवर नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत के अंदर। यानी कि आप कुछ भी हाथ पैर मार लो, ये पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, ये पैसा डूब चुका है, तो वो आपका लॉस एसेट जो है वो कहलाएगा। अब एनपीएस की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है? तो देखो, जो यहाँ पर बैंक है उसको पहले ऑडिट करवानी पड़ती है। ऑडिट करवाने के बाद 31 मार्च को, है ना, हर साल के एंड में 31 मार्च को रिपोर्ट, एनपीए की रिपोर्ट बनाई जाती है और आरबीआई को सबमिट जो है वो करवाई जाती है, ठीक है। अब ये जो एनपीए की रिपोर्ट बनाई जाती है, इसके अंदर बैंक का जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है ना, उसके अंदर जो एनपीए है उसको रिपोर्ट किया जाता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी बैंक के एनपीए है उसकी रिपोर्टिंग जो है वो की जाती है। अब रिपोर्टिंग कैसे की जाती है? सबसे पहले देखो, ग्रॉस एडवांस कैलकुलेट किए जाते हैं, नेट एडवांस कैलकुलेट किए जाते हैं, ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस, ठीक है। और आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग फिर इन सभी फिगर्स की रिपोर्टिंग जो है वो की जाती है। उसके बाद आता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। देखो, एक होते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स, एक होते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है, एक होते हैं एनपीएस। ब्रॉडली आप बैंक के जो लोन्स एंड एडवांसेस है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी डिफॉल्ट नहीं होता है, ठीक है, बैंक को इसके ऊपर प्रॉपर इंटरेस्ट इनकम जो है वो रिसीव होती है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर ही कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिसके अंदर आपको अर्ली साइंस दिख रहे होते हैं कि आगे चलकर एनपीए बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कस्टमर है ना, उसने ईएमआई भरनी थी पर उसने ईएमआई नहीं भरी।
अभी सिर्फ 10 दिन ही यहाँ पर हुए हैं, उसके बाद उसने ईएमआई भर दी, फिर अगले महीने फिर से ईएमआई की जब डेट आई तो उसने 20 दिन बाद यहाँ पर ईएमआई भरी। तो आपको यहाँ पर सिग्नल दिख रहे हैं कि भाई ये ना पर्सन काफी ज्यादा इरेगुलर है ना, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आगे चलकर कंप्लीटली डिफॉल्ट कर देगा और ये जो एसेट है हमारा वो एनपीए बन जाएगा। तो ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं इनको हम स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं। ये होते स्टैंडर्ड एसेट्स की ही एक कैटेगरी है, ठीक है, पर यहाँ पर आपको अर्ली साइन दिख रहे होते हैं स्ट्रेस के और आपको लग रहा होता है कि आगे चलकर एनपीए जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो तीन कैटेगरी है स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो। देखो, अगर जो पेमेंट है वो ओवरड्यू होती है 1 से लेकर 30 दिन तक तो वो स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो कैटेगरी में आएगा। उसके बाद अगर पेमेंट ओवरड्यू होती है 31 डेज से लेकर 60 डेज तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में आएगा। अगर पेमेंट ओवरड्यू होती है 61 से लेकर 90 डेज तक तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में आएगा, ठीक है। अगर 90 डेज से ज्यादा के लिए पेमेंट ओवरड्यू हो जाती है तो वो फिर एनपीए की कैटेगरी में जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने एनपीए के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी डिस्कस कर लिया है। तो हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं उसकी एक समरी मैंने यहाँ पर प्रिपेयर की हुई है, तो जल्दी से एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर जो है वो ले लीजिए। यानी कि पूरा जो लेक्चर है उसको मैंने बस एक स्लाइड के अंदर जो है वो समराइज कर दिया है। सबसे पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो ऐसी एसेट जिन्होंने बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर दिया है। टर्म लोन 90 डेज से ज्यादा के लिए अगर ओवरड्यू हो जाता है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर रहता है 90 डेज से ज्यादा के लिए, बिल परचेज डिस्काउंटेड पेमेंट ओवरड्यू रहती है 90 डेज से ज्यादा के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप 1 क्रॉप सीजन, सिक्योरिटाइजेशन लिक्विडिटी फैसिलिटी अगर आउटस्टैंडिंग रहती है 90 डेज से ज्यादा के लिए तो एनपीए, डेरिवेटिव रिसीवेबल अनपेड 90 डेज से ज्यादा के लिए एनपीए, आउट ऑफ ऑर्डर भी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर से एक्सीड कर जाती है 90 डेज के लिए आउट ऑफ ऑर्डर, अगर कोई क्रेडिट नहीं करवाते हो अकाउंट के अंदर 90 डेज तक आउट ऑफ ऑर्डर, क्रेडिट करवाते तो इतना कम करवाते हो कि वो उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट तक कवर नहीं कर पा रहा है तो एनपीए, ठीक है। उसके बाद एनपीए को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, है ना, सब स्टैंडर्ड डाउटफुल, है ना। आगे डाउटफुल कैटेगरी को तीन कैटेगरी में D1 D2 D3 और लॉस एसेट, ओके, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। 31 मार्च को यहाँ पर एनपीए की रिपोर्टिंग की जाती है, ग्लोबल पोर्टफोलियो की रिपोर्टिंग की जाती है, ग्रॉस एडवांस निकाले जाते हैं, नेट एडवांस निकाले जाते हैं, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए निकाले जाते हैं। उसके बाद स्पेशल मेंशन अकाउंट, तो तीन कैटेगरीज है स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, अगर पेमेंट ओवरड्यू रहती है 1 से 30 दिन, अगर स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 पेमेंट ओवरड्यू रहती है 31 डेज से लेकर 60 डेज, और स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 पेमेंट ओवरड्यू रहती है 61 से लेकर 90 डेज तक। एनपीए कब बनती है? जब यहाँ पर पेमेंट ओवरड्यू रहती है 90 डेज तक, मतलब 90 डेज से ज्यादा के लिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर इसका आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। चलिए मैं आपके साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ता हूं। तो सबसे पहले देखो, अगर टर्म लोन की बात करें, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर रहता है 90 डेज से ज्यादा के लिए ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के केस में, बिल्कुल करेक्ट है। बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्रॉप लोन है और प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ओवरड्यू रहते हैं 2 क्रॉप सीजन के लिए अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, और 1 क्रॉप सीजन के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, तो वो एनपीए बन जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन के अंदर और वो मोर देन 90 डेज के लिए आउटस्टैंडिंग रहते हैं तो ये भी एनपीए होगा। तो ये सारे ही बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो, इन पॉइंट्स को मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, तो हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद देखो, स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरीज दी हुई हैं और पीरियड दिया हुआ है, आपको करेक्ट मैच करना है। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, इसको मैं मैच करूंगा 1 से 30 दिन, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 61 31 से लेकर 60 डेज, ठीक है, और स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 इसको मैच करूंगा 61 से लेकर 90 डेज, एनपीओ को मैच करूंगा मोर देन 90 डेज। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए को 2 के साथ, बी को 3 के साथ, ठीक है, और सी को 1 के साथ, डी को 4 के साथ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैंडेटरी फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिक डेट फॉर बैंक टू रिपोर्ट देयर एनपीए फिगर्स टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो भाई कब यहाँ पर एनपीए की रिपोर्टिंग की जाती है रेगुलेटरी अथॉरिटी को बैंक के द्वारा? पहला देखो, हाफ ईयरली एज ऑन सितंबर 30,
क्वार्टरली एज ऑन जून 30, एनुअली एज ऑन मार्च 31 या फिर मंथली एज ऑन लास्ट डे। क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, एनुअली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग की जाती है और हर साल के एंड में 31 मार्च को एनपीए की रिपोर्टिंग की जाती है बैंक के द्वारा आरबीआई को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आना होगा edutap.in। वहां पर कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर आपको जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा। ये देखिए कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे के सारे जेआईबी कोर्सेज जो है वो यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। जैसे अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको 60 लाइव क्लासेस के थ्रू जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हो, डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि आईएफएस की, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी हमारे पास मास्टर कोर्स अवेलेबल है। आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, अ, ऐसे ही पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम इन सभी के मास्टर कोर्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, है ना। इससे आपको हमारे मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो कंटेंट है वो किस लेवल का है और जेआईबी का जो सिलेबस है वो कितना वास्ट है। ठीक है, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, जैसे आपने बुक से पढ़ाई कर ली है, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आपके लिए लाइक और शेयर बिल्कुल फ्री है, पर हमें उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।